एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इस लेक्चर में हम लोग फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख रहे हैं और डिटॉक्सिकेशन जैसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया, साथ ही साथ इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिटॉक्सिकेशन ही देख रहे थे, उसी काम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आप में से किसी ने सवाल पूछा कि सर डिटॉक्सिकेशन कैसा? देखो, जैसे क्लोरीन है, इज टॉक्सिक, ये हमारे लिए टॉक्सिक है, ठीक है, बट क्लोराइड इज नॉट। समझे? क्लोरीन टॉक्सिक है बट क्लोराइड नॉट है। अब सोचिए क्लोरीन चला गया बॉडी के अंदर में, हमको एक इलेक्ट्रॉन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अगर इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये क्लोराइड हो जाएगा, तो ये टॉक्सिक नहीं रहेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन कौन देगा? इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन है, तो यहां पर एंजाइम क्या होना चाहिए? रिडक्टेज होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन कोई तो डोनर होगा, कोई डोनर इसको इलेक्ट्रॉन देगा। ये सारा कंट्रोल्ड मेथड है, और ये टोटल प्रोसेस जो हो रहा है वो किसके अंदर में हो रहा है? वो हो रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एक एंजाइम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जिसका नाम है एराइल हाइड्रोक्साइलेज। ये हाइड्रोक्साइलेशन करता है, ठीक है ना। इस एंजाइम की क्या खासियत होती है? इट डिटॉक्सेस the aromatic toxins कोई ऐसी जहरीली पदार्थ जिसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो, उसको ये ठीक करता है। ये हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिलता है। बढ़िया है। अब क्या हुआ, जो लोग मटन खाने के शौकीन हैं, तो जैसे कि ठंडे प्रदेशों में क्या है, विदेशों में क्या है, वहां बहुत ज्यादा मांसाहारी कल्चर है, तो वहां बड़े बड़े कंटेनर्स में ये मटन को पकाकर उसको अलग अलग, तो बहुत लोग रोजेदार हो, मुझे एग्जाम्पल से बचना चाहिए, लेकिन ठीक है, इंडिया में चलता है सब। इसमें क्या करते थे कि वो बहुत सारे ऐसे पीसेस रखते थे, ऊपर से इसको हल्का सा कुछ कॉटन कवर करते थे, और इसमें जो था वो चारकोल मिलाते थे। चारकोल मिलने से दो फायदा था। पहला कि ये आसानी से पकता था, दूसरा इसमें टेस्ट आता था। जब बाद में लोगों ने स्टडी किया कि इस तरह के फूड को खाने से कैंसर के ज्यादा रिपोर्ट्स मिले, जब स्टडी किया गया तो देखा क्या गया कि इस मीट में, चारकोल बॉइल्ड मीट में एक टॉक्सिन था, उस टॉक्सिन का नाम था बेंजोपायरीन। ये बेंजोपायरीन टॉक्सिन उसमें था, जो चारकोल वाले में था। और लीवर सेल ने क्या किया? लीवर सेल ने यह किया कि एराइल हाइड्रोक्साइलेज एंजाइम को सिक्रीट किया, और ये किस चीज में कन्वर्ट हो गया? बेंजोपायरीन टॉक्सिन हो गया 5,6 इपॉक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए, टॉक्सिन्स डिटॉक्स हो गए, लेकिन ये कितना खतरनाक था, ये एक पोटेंट कार्सिनोजेन था। पोटेंट कार्सिनोजेन मतलब ये अगर बना तो 6 आउट ऑफ 10 टाइम्स कैंसर होगा ही। तो जब लीवर ने तो अपना काम किया, लीवर का सेल ने अपना काम किया, उसने क्या किया? बेंजोपायरीन टॉक्सिन को एक ऐसे केमिकल में बदला जो कि टॉक्सिक नहीं था, दैट इज 5,6 इपॉक्साइड। लेकिन ये जो इपॉक्साइड बना, इसने क्या किया? डीएनए में परिवर्तन कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ? कैंसर की संख्या बढ़ गई। अगर आज लोग कह रहे हैं भारत में कैंसर की मात्रा बहुत बढ़ते जा रही है, तो इसलिए है क्योंकि हम लोग के पास दो समस्याएं हैं। पहली है कि हम लोग अवेयर नहीं है,
हम उतना पढ़ते नहीं, हम उतना ज्ञान नहीं लेते हैं। कोई अगर अच्छी बातें हमें शेयर करता है, कोई साइंटिफिक फैक्ट बताता है, तो हम उसे बेवकूफ समझते हैं, उस पर हंसी मजाक उड़ाते हैं, अरे तुम तो बहुत काबिल हो, छोड़ फालतू की बात मत करो। तो पहले या तो हम अवेयर नहीं होते, दूसरा अगर अवेयर हैं तो इग्नोर करते हैं, हमको लगता है कि हमको नहीं होगा। तो इसलिए भारत में ये समस्या बहुत ज्यादा बढ़ते जाती है। देखा जाता है कि जब भी स्टेरॉइड ड्रग्स लेते हैं लोग, स्टेरॉइड ड्रग्स ड्रग्स तो लीवर का साइज बढ़ता है, लीवर का साइज बढ़ता है। ठीक है, लीवर सेल में, हिपैटोसाइट में, लीवर सेल में ईआर का काम बढ़ता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां पर लीवर का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो डिटॉक्सिकेशन प्रोसेस में जाता है। तो ये जो चीजें हैं ना, डिटॉक्सिकेशन, वह लीवर सेल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है और उसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का महत्वपूर्ण काम है। तो दिस इज द वे डिटॉक्सिकेशन अकर्स। अब जो हम लोग चौथा काम देख रहे हैं उसका नाम है सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, हर प्रकार का लिपिड कोई भी हो, चाहे वो सिंपल हो, सिंपल लिपिड हो, चाहे कंपाउंड लिपिड हो, चाहे डिराइव्ड लिपिड हो, सभी लिपिड्स का सिंथेसिस जो है वह इसी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटिस दैट कोई भी किसी भी तरह का हो वो यही होता है। ऑल सिंथेसिस, जितने भी ये सिंथेसिस होते हैं, अकर इन ईआर मेम्ब्रेन, सभी ईआर मेम्ब्रेन में होते हैं। सभी का सिंथेसिस कहाँ होता है? ईआर मेम्ब्रेन में होता है। तो कोई अगर एग्जाम्पल देखने का अगर हमको मन है इसमें, हम इसके बढ़िया सा एग्जाम्पल उठाते हैं और उस बायोसिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, इससे क्वेश्चन भी आता है। बायोसिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड, हम सब जानते हैं कि मेम्ब्रेन के अंदर में इसका काम, मेम्ब्रेन को यही बनाता है, बायोसिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। तो जो फॉस्फोलिपिड का हम लोग एग्जांपल यहाँ पिकअप कर रहे हैं उसका नाम है लेसिथिन, लेसिथिन, या फिर उसको दूसरे नाम से हम कैसे पुकारते हैं? फॉस्फेटिडाइल, फॉस्फेटिडाइल कोलिन, ये उसका दूसरा नाम है। ठीक है, आप लोग बहुत लोग जो बीच लेक्चर से पढ़ रहे हैं तो लिपिड का जो क्लासेस है, वीडियोस है, उसमें जाना चाहिए, वहां बहुत खोलचैया खोल खोल के पढ़ाया गया है। ठीक है, मीनवाइल फॉस्फोलिपिड मतलब फॉस्फेटिडाइल कोलिन के बनने के लिए ऑल एंजाइम्स आर लोकेटेड, कहाँ लोकेट करते हैं? इन द outer leaflet, outer leaflet of endoplasmic reticular membrane। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर मेम्ब्रेन के बाहरी वाले लिफलेट में ये सारे एंजाइम होते हैं। तो पहला तो ये सवाल हो गया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फॉस्फोलिपिड का सिंथेसिस कहाँ होता है? तो मेम्ब्रेन में होता है उसके। दूसरा, मेम्ब्रेन के किस लिफलेट में रहता है? अगर मेम्ब्रेन का दो लिफलेट हो, आउटर एंड इनर, ये आउटर वाले लिफलेट में होता है। ये बड़ा सिस्टमैटिक है। कैसे सिस्टमैटिक है? तो पहले तो उसको बनाने के लिए आता फैटी एसाइल कोएंजाइम ए। इस फैटी एसाइल कोएंजाइम ए के साथ क्या जुड़ता है? ग्लिसरॉल। ठीक है, और इससे कोएंजाइम ए निकल जाता है बाहर और यहां पर क्या बनता है? फॉस्फैटिडिक एसिड। ठीक है, फॉस्फैटिडिक एसिड बनता है। फॉस्फैटिक एसिड से फिर फॉस्फेट निकल जाता है और वो जो फॉस्फेट निकल जाएगा तो मिलेगा, बचेगा ग्लिसरॉल। मैं इसको केमिकली भी आपको थोड़ा सा बना के दिखा दूंगा, डायसाइल ग्लिसरॉल। और उस डायसाइल ग्लिसरॉल में कोलिन फॉस्फेट जुड़ता है, कोलिन फॉस्फेट जुड़ता है और वो बन जाता है फॉस्फेटिडाइल कोलिन, फॉस्फेटिडाइल कोलिन।
ये जो प्रोसेस है, यह प्रोसेस वहां होता है। जो एंजाइम है, ठीक है ना, ये एंजाइम होता है, इस एंजाइम को हम लोग कहते हैं यहाँ पर सिंथेटेज, सिंथेज है, नॉट सिंथेज, ओके। यहाँ पर जो एंजाइम है वह है फॉस्फेटेज, फॉस्फेट का रिलीज हुआ है, ओके। और यहाँ जो एंजाइम है उसका नाम है कोलिन फॉस्फो फॉस्फो ट्रांसफरेज। ये एंजाइम्स का नाम जो है आपके दिमाग में होना चाहिए। सिंथेज यहाँ यूज नहीं करते हैं, यहाँ पर भी दूसरा एंजाइम ही यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एसाइल ट्रांसफरेज, ठीक है, ट्रांसफरेज। तो ये 3 प्रकार का एंजाइम जो है यूज किया जाता है। एसाइल मतलब फैटी एसिड ट्रांसफरेज, इसको ग्लिसरॉल में ट्रांसफर किया जाता है। और फॉस्फेटेज का मतलब हो गया जो फॉस्फेट को रिमूव करे। और कोलिन फॉस्फो ट्रांसफरेज जो है वो इसको फाइनली जोड़कर एक फॉस्फोलिपिड बनाता है। ये तीनों एंजाइम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन में ही रहता है, पहला चीज। अगर इसके कभी डायग्राम देखने का मन हो, ठीक है, तो आप आराम से देख सकते हैं। कोई भी एक फैटी एसाइल ट्रांसफरेज ले सकते हैं, मान लो ग्लिसरॉल है, तो ग्लिसरॉल तो ऐसे दिखता है, ये हो गया ग्लिसरॉल। और इसमें जब फैटी एसाइल कोएंजाइम ए जुड़ता है, तो फैटी एसाइल कोएंजाइम में कैसे दिखता है ना, देखिए आर सी डबल बॉन्ड ओ कोएंजाइम है, ये होता है फैटी एसाइल कोएंजाइम। फैटी एसिड में कोएंजाइम है जुड़ा है। तो मान लो कि इसमें अगर 2 ये जुड़ रहा है तो 2 लिख देंगे, प्लस एटीपी। अब इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट ये होता है कि जो ग्लिसरॉल है ये हो गया ग्लिसरॉल, ये हो गया फैटी एसाइल कोएंजाइम में। ये फैटी एसाइल नहीं बोले तो एसाइल कोएंजाइम में भी बोले, ठीक है। हम एटीपी नहीं देते हैं, ठीक है, इसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट देते हैं, ओके, क्योंकि एटीपी देने से फिर काइनेज आ जाएगा यहाँ पर। अब क्या होता है कि इस ग्लिसरॉल में ये जुड़ता है, ठीक है, आर आर और ये फॉस्फेट, जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट देख रहे हैं वो CH2HCH2। जैसे ये जुड़ेगा, ये पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन इस साइड चला जाएगा। इसको हम लोग अभी बोल रहे हैं, हम इसको पूरा H लिखते ही हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फैटिडिक एसिड। पूरा नाम होता है डाई एसाइल फॉस्फैटिडिक एसिड। ये बन गया सेकेंड स्टेप में ही था, ठीक है, कि फैटी एसाइल कोएंजाइम में ग्लिसरॉल जुड़ा, फॉस्फैटिडिक एसिड बना। पूरा नाम होता है डाइएसाइल फॉस्फैटिडिक एसिड। ओके, कहाँ चला गया। और यहाँ इस काम को पूरा अंजाम देने के लिए जो एंजाइम है उसका नाम है एसाइल कोएंजाइम ए ट्रांसफरेज, ठीक है। ये यहाँ पर एंजाइम, और ये कहाँ रहता है? ईआर में रहता है, ईआर मेम्ब्रेन में रहता है। आगे जब इस प्रोसेस में आप इसके साथ इसको जोड़ेंगे, कोलिन फॉस्फेट को, तो कोलिन का स्ट्रक्चर कैसे दिखता है? कोलिन का स्ट्रक्चर दिखता है NCCO फॉस्फेट, यहाँ फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, CH2 CH2 और इसके साथ CH3 का होल 3 होता है। ये हो गया कोलिन फॉस्फेट, ठीक है। और ये जो हिस्सा होता है, ये हिस्सा इस हिस्से से आकर बाइंड करता है। जैसे उस हिस्से से बाइंड करेगा तो कैसे दिखेगा? ये 1 2 3 CH2, देखिए ये फैटी एसाइल हो गया। मैंने कहा था कि इस साइड वो आ जाता है, ये फैटी एसाइल हो गया। और यहाँ पर वो जुड़ता है फॉस्फेट के साथ, वो इस तरह से दिखता है, CH2 CH2, N का CH3, एक प्लस चार्ज और यहाँ एक माइनस चार्ज। इसी को हम लोग बोलते हैं फॉस्फेटिडाइल कोलिन,
फॉस्फेटिडाइल कोलिन, इसी स्ट्रक्चर। इट इज अ वेरी कॉमन फॉस्फोलिपिड। ये एक बहुत ही सामान्य सा फॉस्फोलिपिड है जो कि दिखता है। तो इस प्रकार से उस मेम्ब्रेन में देखा जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस इंटायर प्रोसेस। इस पूरे प्रोसेस को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब देखिए, अब क्या है, अब है ये कि जो मेम्ब्रेन में रेटिकुलम का मेम्ब्रेन हम ड्रॉ करते हैं, ये ईआर मेम्ब्रेन है, ईआर मेम्ब्रेन। और इस मेम्ब्रेन में यहां पर जो है फॉस्फोलिपिड बन गया, हम इसे गोल कर देते हैं, ठीक है ना, ये फॉस्फोलिपिड बन गया, फॉस्फोलिपिड। और ये मेम्ब्रेन में इनकॉर्पोरेट हो गया। अच्छा, मेम्ब्रेन से बाहर दिखा दिया ना, थोड़ा सा मेम्ब्रेन के अंदर में इसको, अरे बाबा गायब मत। हाँ, इस तरह से क्या हो गया, मेम्ब्रेन में एक फॉस्फोलिपिड बन गया, बनकर तैयार। अब इस फॉस्फोलिपिड को हम लोग सोचो कि अगर हमें अंदर लाना है, मान लो फॉस्फेटिडाइल कोलिन है तो बाहर ही रहेगा। अब सोचो कि ये जो फॉस्फोलिपिड है वो फॉस्फेटिडाइल सेरीन है, तो सेरीन को तो अंदर लाना होगा। अंदर लाने के लिए जो है यहाँ पर एक्शन होता है, और इस एक्शन के लिए दो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक तो फ्लीपेज, फ्लीपेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, उसमें ये ऊपर से आएगा और नीचे चला जाएगा, ठीक है। और दूसरा स्क्रैम्बलेज यूज होता है, स्क्रैम्बलेज। स्क्रैम्बलेज क्या है, स्क्रैम्बलेज में एक्सचेंज है। अगर ये ऊपर बना और ये कोई नीचे है, तो ये नीचे चला आया और ये ऊपर चला आया, तो स्क्रैम्बलेज जो है वो इस प्रोसेस को कैटलाइज करता है। तो इन सब से क्वेश्चंस एकदम बने रहते हैं, क्वेश्चंस कि भाई विद्यार्थी को सिर्फ फॉस्फोलिपिड ही समझ में आया, या सिर्फ वो बनाना ही समझ में आया, या उसका फिर कैसे मेम्ब्रेन के थ्रू उसका मूवमेंट होता है, वो होता है। अब क्या होता है कि मान लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, सब लोग गौर से देखें, यहाँ पर कुछ फॉस्फोलिपिड है, अभी तो हम सिर्फ वैसे दिखा दे रहे हैं। ये फॉस्फोलिपिड का एज हो गया, फॉस्फोलिपिड डाई, डाइस खत्म हो गया। अब सेल के पास दो समस्याएं आ गई। पहली समस्या ये हो गई, इस फॉस्फोलिपिड को कैसे हम रिसाइकिल करें, और दूसरा है कैसे इसकी जगह पर नया फॉस्फोलिपिड को हम लोग जोड़ें। जब इन सेल को तो सूचना मिलते रहता है कि भाई फॉस्फोलिपिड डाई हो गया, ये फॉस्फोलिपिड इस मेम्ब्रेन में बनकर तैयार हो गया। उसके बाद ये क्या हो गया, एक वेजाइकल के फॉर्म में ये पूरा फॉस्फोलिपिड जो है वो, और ये जाकर इस मेम्ब्रेन से जुड़कर नया फॉस्फोलिपिड दे दिया, ये न्यू वन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन खुश हो गया, वह मुझे मिल गया। अब इसका क्या करना है, इसका एंडोसाइटोसिस होगा, ठीक है। ये पूरा फॉस्फोलिपिड है वो वेजाइकल के फॉर्म में, एंडोसाइटिक वेजाइकल के फॉर्म में सेल के अंदर में आ जाएगा, और उसके बाद ये लाइसोसोम के साथ क्या करेगा, फ्यूज कर जाएगा। लाइसोसोम है, इसके साथ ये एंडोसाइटिक वेजाइकल जो है वो फ्यूज कर गया, और जितने भी ये फॉस्फोलिपिड थे खराब वाले, सारे फॉस्फोलिपिड का यहाँ पर क्या हो गया, रिसाइकलिंग, मतलब पूरी तरह से डाइजेस्ट कर दिया गया। इसलिए जो जो फॉस्फोलिपिड किल मतलब मर चुके हैं, उनका रिसाइकलिंग हो गया, और नए को वहां पर ट्रांसपोर्ट करके फिक्स कर दिया। ठीक है, इसके अलावा ये जो एक फंक्शन है इसका नाम है ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस का मतलब क्या होता है कि इसमें हमें ग्लाइकोजन बनाना है और ग्लाइकोजन तोड़ना है, दो काम होता है। तो ग्लाइकोजेनेसिस जेनोलाइसिस मतलब हो गया ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन। और दूसरा होता है ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस मतलब हो गया सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन का बनना। ये दो अलग अलग प्रोसेस है, ठीक है।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये होता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस, बट नॉट ग्लाइकोजेनेसिस, क्योंकि इसके लिए एंजाइम नहीं होता है। तो क्या होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन, उस मेम्ब्रेन में एंजाइम होता है ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन। अब देखो, यह है ग्लाइकोजेनोलाइटिक एंजाइम्स। और ये एंजाइम्स क्या करेगा, यहां पर जो ग्लाइकोजन जुड़ा हुआ है मेम्ब्रेन के बाहर में, आप तो जानते हैं सेल में ग्लाइकोजन ड्रॉपलेट्स होते हैं, इस ड्रॉपलेट्स को वो क्या करेगा, तोड़कर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में चेंज कर देगा, करेक्ट, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना देता है। तो इस काम में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो रोल है वह देखा जाता है। अगर यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं हो तो फिर ये काम हो नहीं पाएगा। इसके अलावा जो एक फंक्शन है, दैट इज सिक्स्थ फंक्शन, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो बॉडीज का निर्माण करना, मतलब छोटे छोटे सेल ऑर्गन का निर्माण करना। जैसे कैसे कैसे सब लोग जानते हो, पढ़ना भी है, पेरोक्सिसोम, ग्लाइऑक्सिसोम, एस्फेरोसोम्स, ये सभी जो छोटे छोटे जोम्स हैं जो अलग अलग काम करता है, उन सब का भी सिंथेसिस फॉर्मेशन जो है यही करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ताकि वो अलग अलग काम को स्पेसिफिक तरीके से कर सके। अभी तो हमें बहुत कुछ पढ़ना है जीआरएल में, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में एक ब्रीफ जानकारी आपको हमने दिया है। जो नेक्स्ट लेक्चर है वो नेक्स्ट लेक्चर है लाइसोसोम के बारे में, टू स्टडी अबाउट द लाइसोसोम।